हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज का सेकंड पार्ट पेडागोजिकल कंसर्न्स एंड इश्यूज का CCE टॉपिक यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसका थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। इसके पहले के दो पार्ट्स और पहले के जितने टॉपिक्स है लाइक कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, लर्निंग प्रिंसिपल्स, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्टिविटीज, इन सब की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट एनवायरमेंटल स्टडीज सीटेट में मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करके वहाँ एनवायरमेंटल स्टडी की सारी वीडियो सीक्वेंस में अवेल कर सकते हैं और साथ साथ उसे देख भी सकते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था। पिछली वीडियो में हमने देखा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का डिफरेंस। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। असेसमेंट बताता है कि बच्चों को कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उसके लिए फीडबैक प्रोवाइड करता है। वेयर एज इवेल्युएशन इज अबाउट गिविंग जजमेंट फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। लेकिन इवेल्युएशन का काम होता है कि जो बच्चों ने परफॉर्म किया उसके लिए जजमेंट देना। जब टीचर किसी बच्चे को उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक देती है तो वो असेसमेंट कहलाता है। वहीं अगर टीचर उसी काम के लिए बच्चों को जजमेंट देने लगे कि उसने क्या किया, कैसा किया, पास है, फेल है, ये सब बताने लगे, तो वो इवेल्युएशन कहलाता है। उसमें हमने पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट भी देखे थे। ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। इस पूरे टॉपिक की डिटेल जानने के लिए लेक्चर नंबर 7 पार्ट 2 की वीडियो देख सकते हैं। वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी जो मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो में हम टूल्स एंड टेक्निक्स देखने वाले हैं कि असेसमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं कि टेक्निक्स और टूल्स का मीनिंग क्या होता है। टेक्निक इज अ मेथड which is used by teachers to collect data of students learning। स्टूडेंट की कितनी लर्निंग हुई, उनकी कितनी नॉलेज बिल्ड हुई, इन सब का डाटा कलेक्ट करने के लिए टीचर जिस मेथड का यूज करती है उसे टेक्निक कहते हैं। अब ये मेथड कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी वर्क हो सकता है। जैसे अगर टीचर बच्चों को क्लास में डिस्कशन करवाए या सर्वे करवाए, इंटरव्यू करवाए, क्वेश्चन आंसर पूछे या कोई क्विज करवाए, ये सारी टेक्निक में आएंगी। क्यों? क्योंकि इनसे बच्चों की नॉलेज का, उनकी अंडरस्टैंडिंग का और उनकी लर्निंग का पता चलेगा। अगर इन सभी डाटा को एनालाइज करने लगे टीचर और उनको असेस करने लगे, उसके लिए जो चीज यूज होगी वो टूल्स कहलाती है। टूल इज अ थिंग विच इज यूज्ड बाय टीचर टू असेस एनालाइज द डाटा ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। टूल एक ऐसी चीज है जो बच्चों का डाटा कलेक्ट होता है उसे असेस करने में, एनालाइज करने में हेल्प करती है। जैसे बच्चों ने क्लास में डिस्कशन किया, ग्रुप डिस्कशन या फिर इंडिविजुअल लेवल पे भी बच्चे डिस्कस करते हैं। अगर जो डिस्कशन बच्चों ने किया उसके बेसिस पे टीचर को पता चलेगा कि बच्चों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी कंसेप्ट के बारे में। जब टीचर उसके लिए कोई चेक लिस्ट या फिर रेटिंग स्केल जैसा टूल यूज करने लगेगी, ये जानने के लिए कि बच्चे को निम्नलिखित बिंदुओं में से इस चीज की जानकारी है, वो एक टूल बन जाएगा। टूल का इस्तेमाल होता है बच्चों की जो नॉलेज है उसे असेस करने में, उसको एनालाइज करने में। इसी तरीके से बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज होते हैं और सबमिटिव असेसमेंट में भी यूज होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज होने वाले टूल्स हैं ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट। इसी तरीके से टेक्निक भी बहुत सारी हैं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज होती है, जैसे क्लास वर्क, ड्यूरिंग प्रोसेस यानी कि क्लास वर्क, क्लास में हुआ काम। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम वही देखते हैं जो बच्चा क्लास के दौरान परफॉर्मेंस देता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चा सीखता है, और वो सब क्लास वर्क में आता है। इसी के साथ है क्विज, होमवर्क, वर्कशीट, ओरल टेस्ट, असाइनमेंट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यू। ये सारी टेक्निक्स है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चों को असेस करने के लिए यूज होती है। इन सभी टेक्निक्स की हेल्प से बच्चों का डाटा कलेक्ट कर सकती है, उनका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का लेवल चेक कर सकती है। अब हम देखते हैं कि सबमिटिव में कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं। सबमिटिव में जो टूल्स यूज होते हैं वो ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट। अभी आप इसे और फॉर्मेटिव असेसमेंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में सेम टूल्स यूज किए गए हैं। इसी तरीके से टेक्निक्स है जैसे टर्मिनल एग्जाम्स, जो एग्जाम्स लास्ट में होते हैं, टर्म्स के एंड में होते हैं, वो सबमिटिव असेसमेंट में आते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि एट द एंड ऑफ प्रोसेस जो असेसमेंट होता है वो सबमिटिव असेसमेंट होता है। इसी तरीके से क्विज, होमवर्क, वर्कशीट, ओरल टेस्ट, असाइनमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, ग्रुप वर्क,
अगर आप टेक्निक्स को भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी बिल्कुल सिमिलर है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अब अगर टूल्स और टेक्निक्स फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट दोनों में सेम है तो हम इन्हें अलग अलग क्यों देख रहे हैं? क्या जरूरत है इन्हें अलग अलग रखने की? बिल्कुल जरूरत है इन्हें अलग अलग रखने की, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स है उसमें डिफरेंस आता है। कब हम यूज करते हैं और उसका किस काम के लिए यूज करते हैं तब उसमें डिफरेंस आता है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग देखने की जरूरत है। When do we use these tools? जो अभी हमने टूल्स मेंशन किए, टेक्निक्स मेंशन की, इनको हम कब यूज करते हैं एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस काम के लिए यूज करते हैं, इसके वजह से इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है वर्कशीट का। वी कैन यूज वर्कशीट इन बोथ एफ एंड एस ए, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी हम वर्कशीट यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरीके से टेक्निक में मैंने मेंशन किया है, और हम सबमिटिव असेसमेंट में भी वर्कशीट यूज कर सकते हैं। इफ वी यूज इट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, देन इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम इसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान यूज करें, फॉर्मेटिव असेसमेंट वही होता है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है। अगर हम वर्कशीट का यूज ड्यूरिंग प्रोसेस करते हैं तब वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा, और इसका पर्पस क्या होगा? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करना। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। अदरवाइज इट इज सबमिटिव असेसमेंट इफ इट यूज्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अगर हम इसे प्रोसेस या फिर यूनिट के एंड में यूज करने लगे वर्कशीट, तो वो सबमिटिव असेसमेंट में आएगी, और इसका अल्टीमेट गोल होगा बच्चों का अचीवमेंट लेवल चेक करना कि जो हमने गोल्स बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, वो फुलफिल हुए या नहीं। इस तरीके से इसका कब यूज किया गया और किस मोटो के लिए यूज किया गया, किस पर्पस के लिए यूज किया, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स में डिफरेंस बताता है। अब हम एक एक करके टूल्स देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं जो हम बच्चे को एसेस करने के लिए और उनकी लर्निंग एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ मेंशन किया है और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। जो है ऑब्जर्वेशन, सबसे ज्यादा यूज होता है, ये बहुत कॉमन भी है, क्योंकि अगर टीचर के पास और कोई टूल नहीं है वो ऑब्जर्वेशन यूज कर सकती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एंड मार्कशीट। अभी इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मैंने आपको बताया कि ये बहुत कॉमन टूल है जो टीचर सबसे ज्यादा यूज करती है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले जो टूल्स हम देखेंगे उनमें भी ऑब्जर्वेशन ही सबसे पहले यूज होता है, क्योंकि जब तक टीचर बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करेगी तब तक कोई फायदा नहीं है बाकी कोई टूल या रिकॉर्ड बनाने का। The act of watching somebody and something carefully for a period of time is observation. Observation मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर थिंग को बहुत देर तक देखना, उसको एनालाइज करना, उसका कैरेक्टरिस्टिक जानना, उसका बिहेवियर जानना। मतलब इस तरीके से देखना कि ऑब्जर्व करने के पीछे आपका एक ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जर्वेशन फुलफिल माना जाता है, वो एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन मानी जाती है। क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हो उसके बाद आप उसके बारे में बखूबी रूप से बता सकते हो, तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। वरना किसी एक चीज को देखना और नजर हटा लेना, उसके बारे में कुछ भी ना समझना, वो ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाती। ऑब्जर्वेशन तभी होगी जब आप किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में समझ बना पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। Observation allows teacher to learn about children by carefully watching them, listening to them and studying their work or behavior. Observation का काम यही है जो अभी मैंने आपको बताया कि टीचर बच्चों के बिहेवियर को समझती है, जानती है, उनको केयरफुली वॉच करती है। जब वो बच्चों के बिहेवियर को केयरफुली ध्यान से देखेगी तभी वो उसके बिहेवियर को समझ पाएगी। जब बच्चे की बात को वो सुनेगी तभी वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका क्या परसेप्शन है, उन्हें समझ पाएगी। इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो टीचर यूज करती है। दे ऑब्जर्व स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर टू डिटरमाइन इफ चिल्ड्रन आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन। वो बच्चों के एक्टिविटी के दौरान वो ऑब्जर्व करती है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है बच्चों के लिए, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं। अगर बच्चा किसी ग्रुप एक्टिविटी में पार्ट है तो टीचर ये ऑब्जर्व करती है कि बच्चा क्या ग्रुप में काम कर रहा है या अलग से काम कर रहा है, क्या बच्चा उसमें मन लगा के काम कर रहा है या जबरदस्ती काम कर रहा है। ये सारी टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बच्चा एक्टिविटी में कुछ सीखे, वो उसका सोशल इंटरेक्शन बढ़े, बच्चा बाकी लोगों के साथ काम करना सीखे, जो टॉपिक मैं पढ़ाना चाह रही हूँ वो बच्चा सीखे। इसके बारे में टीचर ऑब्जर्व करती है कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, दैट इज ऑब्जर्वेशन। और आगे आने वाले जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा यूज होगा और सबसे पहले यूज होगा। जब टीचर ऑब्जर्वेशन करेगी बच्चों के बारे में तभी वो उनकी
एक्टिविटीज में इम्प्रूवमेंट ला पाएगी, उनके लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला पाएगी। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज और वर्क ऑफ अ स्टूडेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच ही और शी हैज डन थ्रू आउट द सेशन। सेशन यानी कि उस पूरे साल में, उस पूरी क्लास में जो बच्चे ने काम किया उसका कलेक्शन पोर्टफोलियो कहलाता है। जो भी काम हो, जो भी एक्टिविटी हो, जो भी परफॉर्मेंस हो, उन सबको जब टीचर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि एक क्रम के अनुसार उसे सेट करती है, बना के रखती है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। इट में इंक्लूड रिटन मटेरियल। बच्चों से अगर हम कुछ लिखवाएं, जैसे स्पीच लिखवाई, डिबेट लिखवाई मान लीजिए, वो रिटन मटेरियल, या कोई टेस्ट लिया, असाइनमेंट लिया, वो रिटन मटेरियल। बच्चों से कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनवाई, वो टेस्ट लिया बच्चों का। कोई पिक्चर है या वीडियो है उसके परफॉर्मिंग आर्ट की, या फिर उसका खुद का रिफ्लेक्शन उसके काम पर, ये सारी चीजें पोर्टफोलियो में मेंशन की जाती है। पोर्टफोलियो एक तरह का फोल्डर होता है, एक फाइल होती है जिसमें सारी चीजें जो बच्चा जिस टाइम करता है उसके अनुसार लगाई जाती है। मान लीजिए सबसे पहले बच्चों ने ड्राइंग करी तो सबसे पहले ड्राइंग आएगी, फिर उसके बाद उसने कोई परफॉर्मिंग आर्ट किया, जैसे डांस किया, या फिर कोई डिबेट करी, या फिर कोई स्पीच दी, फिर उसका वीडियो या फिर ऑडियो या फिर पिक्चर्स उसके बाद आएंगी, फिर उसके बाद बच्चों ने टेस्ट दिया, फिर टेस्ट हैगा। तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो काम जैसे जिस सीक्वेंस में हुआ होता है उसे उसी सीक्वेंस में लगाया जाता है। और इस पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा यूज टीचर करती है बच्चों की परफॉर्मेंस एसेस करने में, ये देखने में कि सबसे पहले बच्चों ने जो एक्टिविटी करी और जो सबसे लास्ट में बच्चों ने एक्टिविटी करी और उसमें कोई डिफरेंस आया, बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुआ या फिर बच्चा उसी लेवल पे है। इस चीज को चेक करने के लिए पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। और ये ऑथेंटिक एविडेंस होता है बच्चों के एक्टिविटी में पार्ट लेने का, क्योंकि इसमें वो सारे टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या टेंजिबल मटेरियल रखा जाता है जो ये प्रूव करता है कि बच्चे ने एक्टिविटी में पार्ट लिया है। ये कोई हवा में बात नहीं होती, इस सब के प्रूफ होते हैं उस फाइल में। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। क्योंकि अब ये बच्चों का काम होता है इस पोर्टफोलियो में, तो ये बच्चे खुद ब खुद भी बना सकते हैं, लेकिन एट सम लेवल्स टीचर्स एंड पेरेंट्स प्रिपेयर इट फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ टीचर या फिर बच्चों के पेरेंट्स उसके लिए वो पोर्टफोलियो बनाते हैं। जैसे कि नर्सरी के बच्चे, अभी उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो पोर्टफोलियो बनाए या उन्होंने जो काम किया उसे संभाल कर रखें, इसलिए ये काम या तो टीचर्स करती हैं या फिर उनके पेरेंट्स। ऐसे ही प्राइमरी स्टेज में भी ये काम या तो टीचर्स करते हैं या पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि अभी बच्चों का इतना लेवल नहीं होता, कॉग्निटिव लेवल इतना नहीं होता कि वो समझ सके कि हमने ये जो काम किया है ये हमें संभाल के रखना है। क्योंकि बच्चों के लिए वो बाद में वेस्ट हो जाती है, वो पेपर बन जाती है नॉर्मल पेपर, उसको वो कैसे भी वेस्ट करते हैं। इसलिए इस काम को स्पेशली नर्सरी और प्राइमरी लेवल पे टीचर्स या फिर उनके पेरेंट्स करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पोर्टफोलियो का सैंपल आपके लिए रखा हुआ है। इसमें आप कितने अच्छे से देख सकते हैं कि बच्चों ने क्या क्या काम किया है और उसे किस तरीके से मेंटेन किया गया है। और इसमें बच्चा अपने रिफ्लेक्शंस भी लिखता है कि उसने जो एक्टिविटी करी उसमें उसने क्या सीखा और उसके बारे में क्या समझ बनी है। इस तरीके से ये पोर्टफोलियो मेंटेन किया जाता है। अभी हमने पोर्टफोलियो की बात करी है, ऑब्जर्वेशन की बात करी है, अब हम चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। चेकलिस्ट में भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अभी हम देखते हैं कि चेकलिस्ट क्या है और इसमें ऑब्जर्वेशन कैसे यूज होती है। चेकलिस्ट इज अ लिस्ट इन विच टीचर राइट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स विच शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर लर्नर्स टू फॉलो or achieve during teaching learning process or activity. Teacher needs to have keen observation skill for this purpose. चेकलिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें टीचर्स वो रिक्वायरमेंट्स या वो डिटेल लिखती है जो वो चाहती है कि किसी एक्टिविटी के दौरान या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान उसका स्टूडेंट अचीव करे। ऐसे लिस्ट वो बना के रखती है और उसमें जब जब बच्चे एक्टिविटी करता है उसमें वो टिक करती है कि बच्चे को ये चीज समझ आ गई है, बच्चे ने ये चीज सीख ली है, वो होती है चेकलिस्ट। और इसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बच्चा जब वो काम कर रहा होता है, अगर उसने एक बार काम किया, 2 बार काम किया तो ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा उस काम को बार बार कर रहा है तब टीचर इंश्योर करती है कि हाँ बच्चे ने ये चीज सीख ली है या बच्चा ये काम करना सीख गया है। जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए एक चेकलिस्ट बना रखी है क्लास 3 की, जिसमें कोई भी एक्टिविटी करवाई जाए ये 5 बिंदु तो आते ही आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्लास में टीचर ने बच्चों से ग्रुप डिस्कशन करवाया, तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान टीचर कैसे ऑब्जर्व करेगी कि बच्चों के पास ये पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो जब बच्चा 1 या 2 बार काम करेगा उस बिंदु पे तो वो बात नहीं बनेगी, जब बच्चा लगातार उस पे काम करेगा तो बात बनेगी।
तब टीचर देखेगी कि ये जो पॉइंट्स मैं चाहती हूँ बच्चों में डेवलप हो वो डेवलप हो रहे हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं। अगर बच्चे ने 1-2 बार अपना पार्टिसिपेशन दिखाया तो वो इतना वैल्यूएबल नहीं होगा जितना वो बार बार पार्टिसिपेशन जाहिर कर रहा है। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बन सकती है चेकलिस्ट और ग्रुप लेवल पे भी। अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखनी है तो टीचर हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन देखेगी कि बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर किसी ग्रुप का देखना है तो वो ग्रुप लेवल पे देखेगी कि इस ग्रुप ने कितना पार्टिसिपेट किया किसी एक्टिविटी में और कितना नहीं किया। अगर बच्चे ने पार्टिसिपेशन किया है तो वो उसे पार्टिसिपेशन पे टिक लगाएगी, अगर नहीं किया है तो वो उस पर टिक नहीं लगाएगी। इसी तरीके से वो बिहेवियर देखेगी बच्चे का कैसा है, उसका बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, या वो उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसके पास नॉलेज है या नहीं है उस कंसेप्ट के बारे में, या बच्चा क्लीनलीनेस रख रहा है या नहीं। अगर कोई मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करवाया तो उसमें बच्चे ने क्लीनलीनेस रखा, सफाई रखी है, वो चीज देखने के लिए। इंटरेस्ट बच्चे का है या नहीं ये चीज देखने के लिए। इन सब चीजों के लिए टीचर एक चेकलिस्ट बनाती है, किसी भी एक्टिविटी के लिए बना सकती है, किसी भी टेक्निक के लिए बना सकती है। जो एट्रीब्यूट्स बच्चे में चाहिए होते हैं वो उन एट्रीब्यूट्स को लिखती है और फिर वो जब बच्चा परफॉर्म करता है तो उसमें देखती है कि बच्चे ने उस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं। अगर बच्चा उसके अकॉर्डिंग काम करता है तो उस पर टिक लगाती है, वरना नहीं। ये चेकलिस्ट है। इसके बेसिस पे टीचर ये देखती है कि बच्चों में लर्निंग हो रही है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है या नहीं, बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये चेकलिस्ट का काम है। ये मैंने छोटा सा डेमो दिखाया है आपको। इसके बाद भी और भी पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, इसका लेवल और भी अप किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल भी बिल्कुल चेकलिस्ट जैसा ही होता है, बट इसका डिफरेंस होता है। जैसे चेकलिस्ट में हम यस और नो बस इन दो चीजों को देखते हैं चेकलिस्ट में, कि बच्चे के पास उस चीज की नॉलेज है या नहीं, बच्चे ने पार्टिसिपेट किया या नहीं। लेकिन रेटिंग स्केल में हम बच्चों की एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस को, उसकी नॉलेज को रेट करते हैं, उसको नंबर देते हैं कि 1 में से 5 कितने उसको नंबर मिलने चाहिए, या फिर और भी पैमाने रखे जा सकते हैं बच्चे को assess करने के लिए। Rating scale is a tool in which a teacher categorizes the learner's activity, behavior, attitude on a scale represented by a series of continuous numerals or letters. रेटिंग स्केल एक ऐसा टूल है जिसमें टीचर बच्चों के लिए जो एट्रीब्यूट्स वो रखना चाहती है, उनका एक्टिविटी लेवल चेक करना चाहती है, बिहेवियर चेक करना चाहती है, उन सबको वो एक पैमाने पर नापती है। उस पैमाने में या तो वो नंबर रख सकती है या फिर कुछ लेटर्स रख सकती है, जैसे A, B, C, ये ग्रेड्स जो होते हैं उन्हें रख सकती है, जिसके बेसिस पे बच्चों को वो एसेस करती है कि उनमें वो एक्टिविटी करने की क्षमता, पार्टिसिपेट करने की क्षमता कितनी डेवलप हुई। जैसे मान लीजिए बच्चे ने 1 या 2 बार ही पार्टिसिपेट किया तो वो उसे 1 नंबर दे देगी, या अगर बच्चा ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसे 4 या 5 नंबर दे देगी। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या नंबर रखना चाह रही है और उस नंबर का क्या मतलब है, वो कितने नंबर रखना चाह रही है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखना चाह रही है, ये सब टीचर पे डिपेंड करता है। इट कैन बी मेंटेन्ड फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट और अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे चेकलिस्ट है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी टीचर बना सकती है और ग्रुप के लिए भी बना सकती है। इसी तरीके से रेटिंग स्केल भी टीचर या तो इंडिविजुअल बच्चे की लेवल को जानने के लिए बना सकती है, या फिर एक स्टूडेंट के ग्रुप को जो एक्टिविटी कर रहा है उसको चेक करने के लिए भी बना सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने चेकलिस्ट का लिया था वैसे यहाँ पे लिया है। दोनों के एट्रीब्यूट सेम है लेकिन उसको मेजर करने का तरीका अलग है। चेकलिस्ट में हमने येस और नो वाली बात करी थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो किस लेवल तक का इन्वॉल्वमेंट है या एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन है। जैसे मान लीजिए बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन बहुत कम कर रहा है, उसने स्टार्टिंग में ही पार्टिसिपेट किया उसके बाद पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो हम उसे वेरी पुअर, पुअर या फिर ओके में काउंट कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा है जो बार बार पार्टिसिपेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो अपने जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा रखे, तो हम उसे गुड या वेरी गुड में मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं बच्चों की एक्टिविटी जज करने के लिए। और हम यहाँ पे वेरी पुअर, पुअर के बजाय नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अगर बच्चे का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है तो हम उसे 5 मार्क्स दे सकते हैं। अगर उसका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है तो हम उसे 1 मार्क दे सकते हैं। या फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बाकी बच्चों के प्रति, तो हम उसे 1 नंबर या फिर वेरी पुअर दे सकते हैं। या उसका बिहेवियर ओके ओके सा है कि मतलब अपने से मतलब रखने वाला है और लेकिन दूसरों के साथ एक्टिविटी में पार्ट भी कर रहा है, तो हम उसे 3 नंबर दे सकते हैं। ये टोटली टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रेटिंग स्केल बनाती है और किस तरीके से बच्चों को असेस करती है। इसमें भी टीचर को कीन ऑब्जर्वर होने की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन हर जगह यूज होगी, हर टूल में, हर टेक्निक में ऑब्जर्वेशन यूज होगी,
क्योंकि जब तक टीचर बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करेगी तब तक कोई फायदा नहीं है चेकलिस्ट रेटिंग स्केल बनाने का, अगर टीचर को उसे अपने मन से ही नंबर देने हैं तो। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हालांकि बहुत कम बनाया जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है ये, क्योंकि बच्चे का जो स्पेसिफिक लाइफ इवेंट होता है जिसमें बच्चा एक डिफरेंट एटीट्यूड शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, वो एनेक्डोटल में बनता है। और इसी के बेसिस पे टीचर बच्चे को बिहेवियर को चेंज करने में या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिकॉर्ड ऑफ एन एपिसोड इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स। यह स्टूडेंट की लाइफ का एक छोटे से एपिसोड का रिकॉर्ड करता है, मतलब एक ऐसा एपिसोड जिसमें बच्चे ने सडन चेंज ऑफ बिहेवियर दिखाया। अ वर्ड पिक्चर ऑफ स्टूडेंट इन एक्शन। स्टूडेंट का जो एक्शन रहा उसके लिए एक वर्ड की फॉर्म में एक पिक्चर शो की जाती है। एंड एनी इवेंट विच मे बी इम्पोर्टेंट फॉर हिज और हर पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। या फिर कोई एक ऐसा इवेंट जो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो। ये सारे पॉइंट्स वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंशन किए जाते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि बच्चे का अगर सडन बिहेवियर चेंज हो गया हो या सडनली उसका एटीट्यूड चेंज हो गया हो तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंशन किया जाता है। जब टीचर ऑब्जर्व करेगी तभी वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना पाएगी। अगर टीचर ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि बच्चे का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है तो वो एनेक्डोटल में भी कुछ मेंशन नहीं कर पाएगी। इट शुड बी यूज टू रिकॉर्ड द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ओनली। इसमें सिर्फ वही डिस्क्रिप्शन लिखा जाए जो फैक्ट है, हकीकत है, एज वेल एज देयर स्पेसिफिक बिहेवियर्स, यानी कि कुछ ऐसा बिहेवियर जो बच्चा डिफरेंट शो कर रहा हो वो बिहेवियर, स्पेशली दोज दैट आर कॉज ऑफ कंसर्न, जिसमें चिंताजनक बात हो सकती है, लाइक स्पीच पैटर्न। जैसे कि बच्चे का स्पीच पैटर्न चेंज हो गया हो, या बच्चा जैसे 5 साल का हो गया या 6 साल का हो गया, उसका स्पीच पैटर्न चेंज होना चाहिए। क्योंकि 5-6 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं थोड़ा तुतलाकर बोलते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जो तुतलाने की आदत होती है, हैबिट होती है, वो चेंज होती जाती है। अगर बच्चे का ये स्पीच पैटर्न चेंज नहीं हुआ हो तो वह टीचर उसमें मेंशन कर सकती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, लेकिन बच्चे की वोकैबुलरी अगर इंप्रूव ना हो रही हो तो वो उसमें मेंशन कर सकती है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है हो सकता है कि वो सोशली इंटरेक्ट कम करता हो या फिर उसका सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा ना हुआ हो। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो इनका इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, लेकिन हो सकता है कि जो बच्चा बड़ा हो रहा हो तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा ना हो, बात बात पर रोता हो। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती है। पीयर इंटरेक्शन, वही सोशल डेवलपमेंट वाली बात कि उसका बच्चों के साथ कैसा रवैया है। ये सारी चीज़ें एनेक्डोटल में रिकॉर्ड की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड माना जाता है। इसमें जो चीज़ें मेंशन की जाती है वो है चाइल्ड का नेम, सबसे पहली बात, क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे बनता है, ये ग्रुप लेवल पे बिल्कुल भी नहीं बन सकता। फिर डेट, किस डेट पे इवेंट हुआ, क्या टाइम रहा, क्या सेटिंग थी, बच्चा क्लासरूम में था या पार्क में था या प्लेग्राउंड में था, क्या एक्चुअल में हुआ वो पूरा डिस्क्रिप्शन, और फिर ऑब्जर्वर कौन था कि किस किसने वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करी, ये चीजें उसमें मेंशन की जाती है। यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए एक सैंपल पुट किया है, ये सैंपल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। एज सच कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने का, इसमें टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी पैटर्न यूज कर सकती है, लेकिन इसमें वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, सेटिंग, प्लेस, टाइम, ये सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब टीचर चाहे तो इसमें टीचर अपनी इंटरप्रिटेशन लिख सकती है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो एक अलग से बात होनी चाहिए जो उनके मन में आई जब बच्चों के बिहेवियर को होते हुए देखा। ज्यादातर इसमें सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि जो हकीकत में बात हुई वही लिखी जाती है। नेक्स्ट है मार्कशीट। मार्कशीट तो सबसे ज्यादा यूज होती है और हर क्लास में यूज होती है। मार्कशीट इज अ रिकॉर्ड विच शोज grade or marks of performance of students in scholastic and non-scholastic area। स्कोलेस्टिक और नॉन स्कोलेस्टिक एरिया में बच्चे का कितना मार्क रहा, कितना ग्रेड रहा, उसको शो करने के लिए मार्कशीट बनाई जाती है। मार्कशीट एक फाइनल आउटकम होता है जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी उनका, चाहे वो असाइनमेंट हो या ऑब्जर्वेशन हो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो, चेकलिस्ट हो, रेटिंग स्केल हो, असाइनमेंट्स हो, प्रोजेक्ट्स हो, उन सब का जो फाइनल आउटकम होता है वो मार्कशीट में शो किया जाता है और हर सब्जेक्ट का शो किया जाता है। ये भी इंडिविजुअल लेवल पे बनती है, ऑब्वियसली इसका ग्रुप पर से कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुप लेवल पे नहीं बन सकती। इसमें टीचर वो चीजें मेंशन करती है जो बच्चे के स्कोलेस्टिक और पोस्ट स्कोलेस्टिक एरिया में आती है।
जितने भी एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों का होता है उसके लिए मार्क्स या फिर ग्रेड दिए जाते हैं, लेकिन जो नॉन स्कॉलस्टिक एरिया होता है उनके लिए ग्रेड्स ही दिए जाते हैं और साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी टीचर लिख सकती है कि इस नॉन स्कॉलस्टिक एरिया जैसे कि योगा है, इसमें बच्चे का कैसा परफॉर्मेंस है, उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये चीज वो मार्कशीट में लिख सकती है। मार्कशीट भी हर स्कूल की अलग अलग होती है, लेकिन उनमें कॉमन चीज रहती है, स्कॉलस्टिक और पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया दोनों कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर एफए एंड एसए। एफए यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड एसए मतलब समेटिव असेसमेंट। जो हमने बात करी वो सारे टूल्स की थी, उन सब का यूज होता है इन टेक्निक्स को एसेस करने के लिए। और ये टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने आपको वर्कशीट का एग्जांपल दिया था, ऐसे ये सारी टेक्निक्स भी फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों में यूज की जा सकती है। बस यहाँ पे जो दो टेक्निक्स मैंने मेंशन की है, क्लास वर्क, ये सिर्फ फॉर्मेटिव में यूज की जा सकती है, समेटिव में नहीं, क्योंकि क्लास के दौरान जो बच्चा काम करेगा वो सारा ड्यूरिंग प्रोसेस होगा और वो सारा फॉर्मेटिव में इंक्लूड किया जाता है। वहीं टर्म एग्जाम्स जो होते हैं वो समेटिव में आएंगे, क्योंकि जितना भी बच्चों का टर्म में एग्जाम लिया जाएगा वो सारा एट द एंड ऑफ यूनिट और टर्म ही होगा, ड्यूरिंग प्रोसेस नहीं हो सकता। बाकी सारी चीजें जैसे क्विज, वर्कशीट, होमवर्क, ओरल टेस्ट, असाइनमेंट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, ये सारी फॉर्मेटिव में भी आ सकती है और सबमिटिव में भी। ग्रुप एक्टिविटी फॉर्मेटिव में आएगी अगर कोई टीचर क्लास में एक्टिविटी करवा रही है, बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है, उसके बेसिस पे चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल्स बना रही है, तो वो ग्रुप एक्टिविटी फॉर्मेटिव में आ गई। लेकिन अगर ग्रुप एक्टिविटी एकदम एंड में करवाई जा रही है, जब सारा टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया गया है, बस उनको एनालाइज करना है कि कितना बच्चों ने लर्निंग की है और उसके बेसिस पे ग्रुप एक्टिविटी करवाई जा रही है, तो वो समेटिव में आ जाएगी। इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स हैं, जब बच्चा प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है, ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, तो वो फॉर्मेटिव का पार्ट होता है, क्योंकि टीचर उसे साथ साथ गाइड करती है, फीडबैक देती है। लेकिन जब प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है और उसके बेसिस पे टीचर कुछ क्वेश्चंस पूछती है या उसे डायरेक्ट मार्क्स देती है, तो वो सबमिटिव का पार्ट होता है। ऐसे ही इंटरव्यू है, इंटरव्यू जनरली हायर लेवल पे देखा जाता है, लोअर लेवल पे इसका यूज थोड़ा कम होता है, लेकिन ये फॉर्मेटिव सबमिटिव में दोनों आते हैं। क्यों? जब बच्चा इंटरव्यू ले रहा होता है तो टीचर उसे गाइड करती है, फीडबैक देती है, इम्प्रूव करवाती है, लेकिन जब वो सब फाइनल हो जाता है और टीचर उसे सबमिट करती है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, तो वो सबमिटिव में आता है। इसी तरीके से बाकी सारी टेक्निक्स भी फॉर्मेटिव और सबमिटिव दोनों में आती है, बस फर्क होता है कि उनका कैसे काम किया जा रहा है और कब किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, इसका हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि यूनिट टेस्ट आल्सो कम अंडर हेड ऑफ सबमिटिव असेसमेंट। यूनिट टेस्ट भी सबमिटिव असेसमेंट में आते हैं। क्यों? आपने नोटिस किया होगा स्कूल में कि जब जब यूनिट टेस्ट होते हैं तो उसके मार्क्स फॉर्मेटिव असेसमेंट में लगते हैं, लेकिन ये परसेप्शन गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो चीज इंक्लूड की जाती है वो ड्यूरिंग प्रोसेस ही इंक्लूड की जाती है, और यूनिट टेस्ट होता है एट द एंड ऑफ चैप्टर और एट द एंड ऑफ यूनिट। तो ये चीज जो टीचर के मन में बैठ गई है, ये टीचर्स ने अपने आप परसेप्शन बना लिया है कि यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी भी नहीं हो सकता। यूनिट टेस्ट हमेशा सबमिटिव असेसमेंट में ही आएगा, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ यूनिट या एट द एंड ऑफ चैप्टर कंडक्ट किए जाते हैं, और इसके बाद बच्चों के पास इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप बहुत कम रह जाता है। अगर वो चैप्टर बच्चे का टर्मिनल एग्जाम्स में आएगा और उसके लिए टीचर उसको इम्प्रूव करवाती है, तो वो समेटिव असेसमेंट में होता है, लेकिन और उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है, लेकिन कई बार यूनिट टेस्ट के चैप्टर्स टर्मिनल्स में नहीं आते हैं, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी नहीं रहता। इसलिए यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता और नहीं आ सकता। यूनिट टेस्ट हमेशा समेटिव असेसमेंट में ही आता है। सबमिटिव असेसमेंट में जो 3 चीजें और इंक्लूड होती है, टर्म एग्जाम्स मैंने बताया। टर्म एग्जाम्स भी 3 तरीके के होते हैं। रिटर्न वर्क, जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है रिटर्न का, 3 घंटे का एग्जाम। एक है परफॉर्मेंस टास्क, जिसमें बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे मैंने अभी ग्रुप एक्टिविटी का बताया था कि चैप्टर खत्म हो गया है, यूनिट खत्म हो गई है, उसके बाद टीचर उनसे प्रेजेंटेशन ले रही है वो। और है कि क्वार्टरली असेसमेंट। वैसे देखा जाए यूनिट टेस्ट भी क्वार्टरली असेसमेंट में ही आने चाहिए, क्योंकि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हर बार यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं नॉर्मली इन स्कूल्स, तो इसलिए क्वार्टरली असेसमेंट्स भी समेटिव असेसमेंट में ही आते हैं। समेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डिफरेंट वेज लर्नर्स यूज एंड अप्लाई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। चैप्टर पढ़ने के दौरान जो बच्चों की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल बनती है, उसको बच्चा कितने तरीकों से यूज कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, उसको मेजर करने के लिए समेटिव असेसमेंट लिए जाते हैं, जो 3 तरीके के होते हैं, रिटर्न वर्क, परफॉर्मेंस टास्क और क्वार्टरली असेसमेंट।
अभी मैंने आपको इन तीनों के बारे में बताया था। रिटर्न वर्क में जनरली आते हैं एसे, रिपोर्ट लिखना या फिर कुछ और रिटर्न वर्क। और परफॉर्मेंस में आते हैं जैसे ग्रुप प्रेजेंटेशन देना या रिसर्च वर्क करना, ये सारा परफॉर्मेंस टास्क में आता है, यानी सबमिटिव असेसमेंट में आता है। जब परफॉर्मेंस टास्क में अगर रिसर्च वर्क हो रहा है, टीचर बच्चों को गाइड कर रही है ड्यूरिंग प्रोसेस, वो फॉर्मेटिव में काउंट होएगा। लेकिन जब इसका फाइनल प्रेजेंटेशन दिया जाएगा वो सबमिटिव में काउंट होगा। क्वार्टरली असेसमेंट में जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, दोनों ही इसमें आते हैं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फॉलो एंड कंडक्ट विद अस फॉर मोर अपडेट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपको उनका रिप्लाई जरूर मिलेगा।